आम बोलचाल के भाषा में कुछ लोग मुझे पत्रकार समझ गए। मैं पत्रकार हूँ नहीं, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। मैं चीज़ों को दिखाना चाहता था और उस चीज़ों को दिखाने के दौरान मेरे से बहुत गलतियाँ भी हुई। जिस चीज़ के लिए मैं जेल गया था ना, उसमें मैंने गलती नहीं किया कि अपनी बातों को बता रहा हूँ। कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि मनीष कश्यप जो है एक असभ्य नागरिक है, असभ्यता के साथ बात करता है। तो चर्चा इस बात की भी है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तो आपको लगता है, भरोसा है तेजस्वी यादव पर बिहार अच्छे से चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो राजा का बेटा को ये नहीं पता रहता है राज्य कैसे चलाना रहता है, क्योंकि वो प्रजा के बीच में रहा ही नहीं। वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, एयर कंडीशन कमरों में रहा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, इंग्लैंड घूमा, वीजा एक्सपायर हुआ, वीजा रिन्यूअल हुआ, हर 3 महीना में विदेश दर्शन, विदेश भ्रमण। तो वैसे लोग जो है कहां से जान पाएंगे? मनीष, तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि बिहार में दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई वाली सरकार होगी। ठीक है, आप भी वही कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार होने अपने ही फेसबुक पे डाल के पूछे ना कि क्या बिहार सरकार से आप लोग संतुष्ट हैं। वो अपने ही फेसबुक पे डाल के लोगों से रिव्यू ले लें, लोग बता देंगे। पीएमसीएच की स्थिति देखिए, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। 50 रुपया जब तक नहीं दीजिएगा स्ट्रेचर नहीं मिलेगा। जो करना है इनके कार्य, इनके काम करने के तरीके से आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, या फिर बीजेपी से जुड़े हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करें, भ्रष्टाचारियों का गला दबा दिए हैं। तो कोई ऑफर आया क्या बीजेपी की तरफ से आपको चुनाव में आने? ऑफर आएगा तो मैं आपको सबसे पहले फोन पे। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार तक। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शख्सियत की खूब चर्चा हो रही है, छाए हुए हैं। नाम है मनीष कश्यप। इस वक्त मनीष जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका बिहार तक। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस जगह पे मौका देने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। मैं तो जेल से निकल के आया हूँ और जेल से निकल के आने वाले कैदी, मतलब मैं तो जेल में कैदी ही था, और जिसने 15 केस में बेल लेके आया हो बाहर, उसको जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मनीष जी, अभी अब से कुछ देर पहले ही आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। आपने लिखा है कि द जर्नी बिगिंस, मतलब सफ़र की शुरुआत। तो ये कौन से सफ़र की बात कर रहे हैं आप? देखिए, एक तो ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसको लंबी करनी है, तो इसके लिए हम लोगों को लगातार प्रयास करते रहना होगा। और मेरा एक प्रयास है कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, जहाँ से मैं हूँ, बिहार से, उस पावन भूमि के लिए मैं कुछ करूं। तो बस जो भी मैं करूंगा, मैं अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए पूरे तन मन धन के साथ करूंगा। तो बस एक नए सफ़र की शुरुआत बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए, क्या बात है, हम लोग भी इंतजार करेंगे कि आगे मनीष क्या कुछ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं मनीष। और मुझे लगता है कि हर बिहारी की ज़ुबान पे मनीष कश्यप का नाम तो छाया ही रहता होगा। और इन दिनों तो खास करके जब से आप कह रहे हैं कि आप कैदी थे, लेकिन मेरा मानना है कि अब जिस तरीके से आपकी ख्याति बढ़ी है और लोगों की उम्मीदें भी आपको लेकर बढ़ी है, अब देखना होगा कि आने वाला वक्त क्या होगा। लेकिन ये सवाल जो है ना, वो मैं आपसे बहुत पहले से ही पूछना चाहती थी कि आपने इंजीनियरिंग किया है मनीष, और आप लिखते हैं इंजीनियर मनीष कश्यप। तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कोई भी शख्सियत, कोई भी व्यक्तित्व इंजीनियर बन के इस राह में, बिहार बदलने की राह में कैसे आ गया? कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पत्रकारिता के लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, और किसी भी देश का डेवलपमेंट जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज़्यादा मजबूती जो है वो सिविल इंजीनियर देता है, और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अगर आपको कोई कंपनी खोलना है तो सबसे पहले आपको घर बनाना होगा, आपको सड़कें बनाना होगा, पुल बनाना होगा। तो अगर बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तो शायद जो है बिहार कभी मजबूत नहीं होगा। अभी हमारा राज्य जो है बिहार, वो 40 साल पीछे चल रहा है। आप देश के किसी भी शहर से बिहार की राजधानी पटना का तुलना कर सकते हैं। आप हैदराबाद चली जाएं, आप सिकंदराबाद चली जाएं, चेन्नई चली जाएं, बेंगलुरु चली जाएं, त्रिवेंद्रपुरम, मुंबई, पूना, ग्रेटर नोएडा, ऐसे तमाम शहर है। हर एक राज्य में एक ऐसा शहर है जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन बिहार में जो बिहार की राजधानी है पटना, क्या वो इस आधुनिक युग में, इस मेट्रो सिटी के युग में वो उस प्रकार से ग्रो कर पाया? नहीं ग्रो कर पाया। आज हम 40 साल पीछे हैं। तो सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कुछ सिविल इंजीनियरों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब मैं बिहार में आया, देखा कि सड़कें और ये बहुत सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने शुरू किया, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया।
तो जब वीडियो बनाना शुरू किया, लोग देखना शुरू किए। उसके बाद से मैंने यूट्यूब पे एक चैनल चालू किया। तो आम बोलचाल के भाषा में कुछ लोग मुझे पत्रकार समझ गए। मैं पत्रकार हूँ नहीं, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। मैं चीज़ों को दिखाना चाहता था, और उस चीज़ों को दिखाने के दौरान मेरे से बहुत गलतियाँ भी हुई। मैं उन तमाम गलतियों के लिए, मतलब कि भूत में जो मैंने गलतियाँ की है, उसके लिए मैं आपके चैनल पे बैठ के माफ़ी भी मांगता हूँ। ये आपका बड़प्पन है मनीष, क्योंकि मेरा ये खुद का भी मानना है, एज अ जर्नलिस्ट भी मानती हूँ कि गलतियाँ हर इंसान से होती है, और जो सुधार करता है उसके साथ सपोर्ट अपने आप लोग करना चाहते हैं। और लेकिन यही जिस चीज़ के लिए मैं जेल गया था ना, उसमें मैंने गलती नहीं किया है। मतलब कि मेरे ऊपर एनएसए लगा, मेरे ऊपर 10 केस जो है वीडियो बनाने के वजह से कर दिया गया। वो फेक वीडियो ना मैंने बनाया था, ना मेरे लोगों ने बनाया था। वहाँ पे मैंने गलती नहीं किया। जब मैंने शुरुआत किया था 2017 में, वो बुलेट मोटरसाइकिल का वीडियो और भी बहुत सारा वीडियो कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने, वहाँ पे हम लोगों से अनेकों गलती हुई। शब्दों का चयन सही से हमसे नहीं हो पाया। बहुत सारे जगह पे एग्रेशन निकला, दिखाया एग्रेशन, एग्रेशन के साथ साथ जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो उन सभी चीज़ों के लिए मैं आज, ये साल का आखिरी दिन है 2023 का 31 दिसंबर, मैं उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं, और नए साल में नए तरीके से हम सभी मिलकर शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज के बाद से जो मैं आज तक पे बैठा हूं, आप लोगों को कभी भी बिहार तक पे बैठ के अपनी बातों को बता रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं महसूस होगा कि मनीष कश्यप जो है एक असभ्य नागरिक है, असभ्यता के साथ बात करता है। लेकिन हाँ, बिहार की समस्याओं को उतनी ही मजबूती के साथ, उतने ही एग्रेशन के साथ, एग्रेशन कम नहीं होगा, उतने ही एग्रेशन के साथ सही शब्दों का चयन करते हुए मैं दिखाते रहूंगा। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और क्योंकि नया साल है तो नए जोश के साथ आप काम भी करेंगे, उम्मीद है। मनीष, क्योंकि आप जेल में रहे, 9 महीने का वक्त आपने जेल के अंदर गुजारा। उससे पहले जब बिहार से आप बिहार में आपने रहे, बहुत सारे आपने सवाल भी उठाए हैं, सत्ता से सवाल भी पूछे हैं। लेकिन जेल में जाने के बाद और जेल से निकलने के बाद बदलाव कुछ हुआ क्या बिहार में? बस एक दो गो पुल गिर गया, और उसके बाद से जो है जेल से निकला तो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे जो बिहार के नेता बैठे थे, उनका कुर्सी हिलने लगा। और उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी औकात भी नहीं है। वो भगवान सरस्वती मेरे जुबान पे शायद से बैठी हुई थी, या उन्होंने मेरे मुंह से निकलवा दिया कि अगर मैं जेल गया, जेल से निकलूंगा तो 180 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगा। और कमाल की बात ये देखिए कि अगर आप सही काम करते हैं ना, तो भगवान भी साथ देते हैं। मुझे क्या पता था कि 1 साल के अंदर पुल गिर ही जाएगा, लेकिन मैंने बोल दिया था गिर जाएगा, और भगवान ने 11 महीना के अंदर गिरा दिया। वो पुल, मैंने जो वीडियो बनाया था उसके 11 महीना बाद वो पुल गिर गया। वो पुल जो है 13 महीना बाद भी गिर सकता था, 14 महीना बाद भी गिर सकता था। तो जैसे बिहार का वो पुल गिरा, वैसे उम्मीद है कि बिहार का जो वो करप्ट सरकार है, जो बिहार के गरीब लोगों का हक मार रही है। ये लोग बोलते हैं कि हम दलितों का विकास करना चाहते हैं, हम पिछड़ों का विकास करना चाहते हैं। अब बताइए, 1990 से लेकर 2023 तक लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी और जीतन राम मांझी जी का सरकार रहा। क्यों नहीं किया आप लोगों ने विकास? 33 साल छोटा पीरियड नहीं होता। इन 33 साल में कम से कम 2 शहर बना दिए होते, मुंबई पूना जैसा। चलिए, मुंबई जैसा आप नहीं बना सकते थे, तो पूना नागपुर जैसा 2 शहर बना दिए होते, अनेकों लोगों को रोजगार मिलता। तो ये सारी चीजें हैं, ये कसक है, और इन सारी चीजों पे चर्चा होना चाहिए। और इन सारी चीजों पे मैं चर्चा करता रहूंगा जब तक अपना बिहार जो है पूरे भारत में टॉप 3 विकसित राज्यों में एक ना बन जाए। जी मनीष, आप कह रहे हैं कि बिहार में सरकार गिर सकती है, इसकी चर्चा हो रही है। तो अगर सरकार गिरती है तो चर्चा इस बात की भी है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। तो आपको लगता है, भरोसा है तेजस्वी यादव पर, बिहार अच्छे से चला सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको भरोसा है क्या? पूछिए आप अपने दर्शक से, भरोसा है क्या? राजा का बेटा को राजा कब तक हम लोग बनाते रहेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है इस देश के सबसे मजबूत शासक थे, और उनके शासन काल के दौरान जो है प्रजा को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस धनानंद को सत्ता के शीर्ष सिंहासन से हटाया था, वो धनानंद जो है वो 9 भाई बहन था धनानंद,
और उसने अपने 8 भाई बहनों का कत्ल करके, अपने पिता का कत्ल करके सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे बैठा था। उसके पिता राजा थे, लेकिन उस धनानंद को यह पता नहीं चला कि राज्य कैसे चलाना है। तो राजा का बेटा को यह नहीं पता रहता है राज्य कैसे चलाना रहता है, क्योंकि वो प्रजा के बीच में रहा ही नहीं। वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ, एयर कंडीशन कमरों में रहा, ऑस्ट्रेलिया घूमा, इंग्लैंड घूमा, वीजा एक्सपायर हुआ, वीजा रिन्यूअल हुआ, हर 3 महीना में विदेश दर्शन, विदेश भ्रमण। तो वैसे लोग जो है कहां से जान पाएंगे? वो लोग क्यों नहीं अपने विधानसभा का विकास कर पाते हैं? जो व्यक्ति जो है अपने विधानसभा का विकास नहीं कर पाया, जिसके विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ 200-300 करोड़ रुपया का सही ढंग से इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो वो जगह इतना खूबसूरत बन जाएगा, उस जगह को डेवलपमेंट नहीं कर पाया, वो बिहार के शीर्ष सिंहासन पर बैठ के बिहार का क्या डेवलपमेंट करेगा? नहीं कर सकता है। तो हम जो है जो राजा के बेटा पे चर्चा करते हैं ना, वो चर्चा बंद करें। और जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, उस दिन हमारे बिहार में भी कोई चंद्रगुप्त मौर्य या कोई चाणक्य पैदा हो जाएगा और वो बिहार को समृद्ध बिहार, खुशहाल बिहार बना देगा। तो चाणक्य आप अपने आप को मानते हैं? मेरी औकात नहीं है। चाणक्य बहुत महान थे और उनके जैसा हम लोग बनने का प्रयास कर सकते हैं, हम वैसा बन नहीं सकते। कोई होगा बिहार में चाणक्य? तो कौन ऑप्शन हो सकता है अब तेजस्वी यादव के? अब वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि हम लोग चला जाए, जमीन पे चला जाए, ढूंढा जाए, और उसमें आपका भी सहयोग की जरूरत है, मैं भी सहयोग करूंगा और पूरे बिहार के लोग ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ढूंढने में तो भगवान मिल जाता है। एक चाणक्य, एक चंद्रगुप्त मौर्य ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस दिन चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य बिहार को मिल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं भारत के टॉप 3 विकसित राज्य में से बिहार भी एक हो जाएगा। लेकिन मनीष, तेजस्वी यादव तो ये कहते हैं कि बिहार में दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कार्रवाई वाली सरकार होगी। ठीक है, आप भी वही कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार होनी अपने चाहिए। ही फेसबुक पे डाल के पूछे ना कि क्या बिहार सरकार से आप लोग संतुष्ट है। वो मेरे फेसबुक पे नहीं, आपके चैनल पे नहीं, वो अपने ही फेसबुक पे डाल के लोगों से रिव्यू ले ले, लोग बता देंगे। पीएमसीएच की स्थिति देखिए, स्ट्रेचर नहीं मिलता है। 50 रुपया जब तक नहीं दीजिएगा स्ट्रेचर नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ लोगों को मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिलता है। और जब जनता जंक्शन के पत्रकार एक प्रशांत राय हैं, वो जब जाके दिखाते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेचर नहीं मिलता है, तो उनको दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। तो अब बताइए कि ये दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, ये सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बाजी से काम नहीं चलेगा। इनकी प्रॉपर्टी जितनी बढ़ी, उतना प्रॉपर्टी क्या बिहार के लोगों का बढ़ा? बिहार का बढ़ा नहीं। गरीबी रेखा से कितने लोगों को हम लोगों ने निकाला, पलायन कितना रोका हमने, कितनी एमएनसी कंपनी का, एमएनसी का तो फुल फॉर्म नहीं पता होगा इन लोगों को, कितनी एमएनसी कंपनियां लाई। यहाँ पे मैं पेपर में पढ़ता हूं, मेरा दिमाग एकदम चकरा जाता है। ये लोग पेपर में स्टेटमेंट क्या देते हैं कि 4 हम लोग आईटी टाउन बसाएंगे। कितना? 4 आईटी टाउन, आईटी पार्क नहीं बोलते हैं, आईटी शहर, और नाम भी रख देते हैं। मुजफ्फरपुर को बनाएंगे, भागलपुर को बनाएंगे, गया को बनाएंगे, पूर्णिया, 4-5 शहर का नाम भी रख देते हैं। अब जाके देखिए, कर्नाटका में एक ही है अभी तक बेंगलुरु, तमिलनाडु में एक ही है चेन्नई, तेलंगाना में एक ही है हैदराबाद, महाराष्ट्र में एक ही है पूना। वहां पे इतना समृद्ध एक आईटी टाउन बना पाया, एक आईटी शहर बना पाया, यहाँ पे 4 की बात कर देते हैं लोग खुश। बीटा एयरपोर्ट का बात हम 17 साल से पेपर में सुन रहे हैं। एक एयरपोर्ट अगर हैदराबाद जैसा एयरपोर्ट बना दिया जाए ना बीटा में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 4-5 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इतना बड़ा हैदराबाद में और बेंगलुरु में एयरपोर्ट है। मुंबई, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। तो उस लेवल पे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं कुछ होगा। लेकिन उस लेवल के लिए नॉलेज होना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों को नॉलेज ही नहीं है। ये लोग तो ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हैं, ये लोग तो इंग्लैंड घूमना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ घूमना चाहते हैं। इतना समृद्ध बनाना चाहते हैं आप लोग बिहार, खुदे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो अपने पापा जी का इलाज सिंगापुर में काहे कराते हैं? काहे कराते हैं? ये तो डॉक्टर बुला लेते सिंगापुर से डॉक्टर आ जाता है, इनके पापा जी का आईजीआईएमएस में इलाज करा देता। इनको खुदे भरोसा नहीं है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे। अब बताइए गरीब लोग कैसे सिंगापुर जाएगा अपना इलाज कराने? आंख का प्रॉब्लम हो जाता है तो अपने जो मुख्यमंत्री साहब आ जाते हैं वो दिल्ली आ जाते हैं। अब बताइए, तब ये लोग बिहार का विकास की बात करते हैं। सवाल पूछा जाता है तो बोलते हैं पत्रकारों को, हमने जो जो किया है वो आप लोगों को पता ही है। वो पत्रकार को भी नहीं पता आप लोगों ने क्या किया, और उनको भी नहीं पता है।
तो हम लोग चला जाए बिहार, लौटा जाए बिहार की तरफ। बिहार में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, वो लोग भी आवाज उठाए और आइए मिल के अगले 10 साल में बिहार को बदल देते हैं। और जो हमारे ऊपर कलंक लगा है कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, तमिलनाडु के एक नेता ने कलंक लगाया, उन्हें हम दिखाते हैं कि बिहार जो है देश का सबसे समृद्ध और सबसे खुशहाल राज्य में से एक है। बिल्कुल, लेकिन मनीष, तेजस्वी यादव आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो वादे करती है वो वादे पूरा कितना होता है इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तेजस्वी यादव तो आप कहते हैं कि उन्होंने बोला था कि 20 लाख नौकरी देंगे, और अब देखिए कि बीपीएससी ने एग्जाम लिया और धड़ाधड़ सबको नौकरियां मिल रही है। 20 लाख लोगों को 20 लाख लोगों को नौकरी मिला क्या? नहीं मिला। 20 लाख लोगों को ये लोग कभी भी नौकरी नहीं दे पाएंगे। पहला चीज, बिहार में पलायन को रोकना है अगर, तो आपको 20 लाख तो छोड़ दीजिए, आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट और सरकारी नौकरी जो है कम से कम 2 करोड़ पैदा करना पड़ेगा। कम से कम 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है, 2 करोड़ नौकरी पैदा करना हो, उसके लिए बिहार में महिंद्रा को बुलाना पड़ेगा, अडानी को बुलाना पड़ेगा, अंबानी को, टाटा को, बिरला को, माइक्रोसॉफ्ट को, इन्फोसिस को, यहां तक कि उसके लिए फॉक्सकॉन को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए जो है इंटेल को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए आईबीएम को बुलाना पड़ेगा। शुरुआत तो अडानी कंपनी से हुई गई है। अरे देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा, वहां पे फूड पार्क बनाया जा रहा है, छोटा छोटा फूड पार्क बनाया, जरूरत बड़े लेवल पे है। 32,000 करोड़ का शायद से इन्वेस्टमेंट हुआ जो आया, ग्लोबल समिट हुआ बिहार में, 32,000 करोड़ का। कुछ अखबारों में 50,000 करोड़ का है। कितना आया? 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में हुआ है, जिसकी जनसंख्या 13 करोड़ 80 लाख है। यूपी में 33 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, एक साल पहले जो ग्लोबल समिट हुआ, 33 लाख करोड़, और यहां पे सिर्फ 50,000 करोड़। यानी यूपी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो बिहार के इन्वेस्टमेंट से 80 गुना ज्यादा हुआ। अब सोचिए हम कितने छोटे लेवल पे हैं, कितने छोटे लेवल पे है। तो हमें ये सब चीज सोचना होगा, समझना होगा, तब जाके हमारा बिहार विकास के रास्ते पे आएगा। हाँ, लेकिन मनीष, जिस बिहार में कभी भी जो छात्र हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका सपना होता था कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, लेकिन उस तरीके की बहालियां नहीं हो पाती थी। इस बार देखिए बीपीएससी ने बहाली निकाली और 5 दिन में रिजल्ट दे दिया। इसको कैसे देखते हैं? पेपर काहे लीक कर दिया, कहा इसको कैसे आप देखती है? बताइए, इतना सारा जो भी एग्जाम हो रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है, जो भी एग्जाम हो जा रहा है उसका पेपर लीक हो जा रहा है। लेकिन इस बार तो बीपीएससी में पारदर्शिता बरती गई थी ना। पिछली बार क्या हुआ था? क्या हुआ था वो तो भविष्य बताएगा कि पारदर्शिता बढ़ती गई थी कि नहीं बढ़ती गई थी। हाँ, कुछ लोगों को रोजगार मिला है, इसके लिए हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आप 100% की जगह पे सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों को रोजगार देते हैं, आप 99% लोगों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। हमें उन 99% पे ध्यान देना होगा। तो ये गुड मूव मानते हैं आप सरकार की? ये शुरुआत तो हो गई है। शुरुआत ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो रोक के रखा गया था, 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल से रोक के रखा गया था। अभी भी बिहार में जो है 50% सरकारी कार्यालयों में जो है सीट खाली है, पहले उसको पूरा भरा जाए, पहले उसको पूरा भरा जाए। ये एक शुरुआत है, लेकिन ये अंत नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ 1% है। अभी बहुत कुछ बिहार में करना बाकी है, और ये लोग अगर करेंगे तो हम लोग साथ देंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग जो है आवाज उठाएंगे। तो आप कैसे करेंगे? मतलब मनीष, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे आप माइक लगा के सवाल पूछते हैं लोगों से, और आपका जो ये तरीका है कि सवाल पूछना लोगों को पसंद आता है। बिजली और रोड, ये इससे जो है किसी भी राज्य का विकास का पैरामीटर ये नहीं हो सकता है। ये बिहार का विकास अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसानों का विकास कर दें, शिक्षा का विकास कर दे, स्वास्थ्य का विकास कर दे, और बेरोजगारों को रोजगार दे दे। ये 4 सेक्टर में काम करें। ये 4 सेक्टर में नहीं काम कर रहे हैं। बिहार से पलायन रुका क्या? नहीं रुका। अभी भी बिहार से पलायन हो रहा है। ट्रेनों में जो है आलू प्याज की बोरी की तरह भर भर के लोगों को दूसरे राज्यों में भेज दिया जा रहा है। ये नहीं रुका। ये रोके। किसानों को सही समय पे बीज, पानी, खाद नहीं मिल पा रहा है, इसको दुरुस्त करें। जो बिहार का सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल है, वहां पे लोग जो है इलाज कराने नहीं जाते, वहां पे लोग मरने जाते हैं। जिसके पास कुछ पैसा नहीं है, चलो अब कोई रास्ता नहीं है तो यहां पे एडमिट कर दो इसको। तो स्वास्थ्य का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। और आप बताइए कि बिहार में रह के बिहारी लड़का कितना % तैयारी करके IAS IPS बनता है? सब मुखर्जी नगर आता है, सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कोटा चला जाता है। क्यों भाई?
हम बिहार में बिहार के नेताओं को वोट देंगे, हमारे बच्चे जो है कोटा में जाके पढ़ेंगे, आत्महत्या करने को वहां पे मजबूर होंगे। हमारे बच्चे जो है मुखर्जी नगर में आके आईएएस आईपीएस की तैयारी करेंगे। इलाज के लिए हमें जो है दिल्ली एम्स में, मुंबई के जो टाटा अस्पताल है उसमें डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जब तक शिक्षा स्वास्थ्य का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, किसानों का विकास नहीं होगा और पलायन नहीं रोका जाएगा, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप जाइए देश के किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां के शहर से बिहार का तुलना कीजिए, हम 40 साल पीछे हैं। और जिस तरीके से आपकी रिपोर्टिंग है लोगों को ये पसंद आती है, लेकिन मनीष ये एक ट्रेंड हो गया है यूट्यूब पे। आप भी कहते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस बात को एडमायर कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंड ये है कि अब बहुत सारे यूट्यूबर्स है बिहार में, अश्लील बातों का वो इस्तेमाल करते हैं। बिहार को कहीं ना कहीं डिफेम करने की कोशिश की जाती है, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री से उठा लीजिए, छोटे छोटे मुद्दे को एकदम घीस पीट के, अब अक्षरा वाला ही मामला ले लीजिए, अक्षरा सिंह को लेकर, तो इसे इतना बढ़ाने की कोशिश उन यूट्यूबर्स के लिए मनीष कश्यप का क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि पहले मैंने जो गलतियां की है उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा कर दें, माफ कर दें। लेकिन मेरा जो भी तरीका था, मैं अगर आप लोगों को लगा होगा कि मैं गलत कर रहा था तो मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। 31 दिसंबर है, 2023 है, आप लोगों को नया साल में नया मनीष कश्यप आप लोगों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सभी यूट्यूबरों से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग शब्दों का चयन सही ढंग से करें और सही मुद्दे को उठाएं। कभी कभी जो है इतना गंदा मुद्दा को इतने गंदे तरीके से दिखाया जाता है, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उससे जो है हम ही लोगों का नाम बदनाम होता है, हम ही लोगों का नाम खराब होता है। आप जाइए, गांव में सड़क नहीं बना है तो उस चीज को दिखाइए, अच्छी बात है। गांव में अगर स्कूल की स्थिति खराब है तो उस चीज को दिखाइए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सड़क अगर नहीं बना है तो उसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को जो है ना हम लोग टारगेट ना करें। अगर स्कूल में जो है पढ़ाई नहीं हो रही है तो उसके लिए किसी टीचर को जो है ना हम लोग टारगेट ना करें। वो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, उससे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है सही तरीके से सही ढंग से रिपोर्टिंग कीजिए, अगर आप लोगों से हो सकता है तो। लेकिन अगर आप लोगों से नहीं हो सकता है तो आप लोग जो है रिपोर्टिंग करना छोड़ दीजिए यूट्यूब पे, वरना आप लोग, हम लोग और हम सभी बदनाम होंगे, साथ में अपना राज्य बिहार भी बदनाम होगा। जी बिल्कुल मनीष, क्योंकि हम यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे, लेकिन अभी मैं एक और ये मुद्दा ले लेती हूँ आपका, कि जब आप जेल से निकले सबसे पहले तो आप गया पहुँचे, दशरथ मांझी के गाँव पहुँचे, उसके बाद फिर आप जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं नवादा के लाल चंदन सिंह, उनके घर पहुँचे। बिहार सरकार उन तक नहीं पहुंच पाई, एक ट्वीट भी बिहार सरकार की तरफ से चंदन सिंह को लेकर नहीं किया गया। इसको कैसे देखते हैं? जब वहां पे पहुंचे तो आपका अनुभव क्या रहा? क्योंकि आपने भी ये सवाल उठाया है कि बिहार सरकार को कम से कम तो वहां पर पहुंचना चाहिए सांत्वना देने के लिए। बिहार में किसका अपमान नहीं हो रहा है? आर्मी के जवानों का कितना अपमान हो रहा है आपको पता है ही। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जो है सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, वीडियो वायरल होता है। पुलिस वाले के ऊपर कभी कोई ट्रैक्टर चढ़ा दे रहा है, कभी गौ तस्कर जो है मार दे रहे हैं, कभी शराब तस्कर मार दे रहे हैं। आम आदमी की सुरक्षा की बात ही मत कीजिए, कोर्ट परिसर में गोली चल जा रहा है। तो बिहार सरकार कहीं नहीं तो कहीं सोई है, उसे इन सारी चीजों से मतलब नहीं है या दिखाई नहीं दे रहा है, तब जाके ये सब चीजें हो रहा है। यहाँ तो गुलदस्ता लेके सुबह नेता निकलते हैं और शाम तक 4-5 नेता को मनाने के चक्कर में रहते हैं कि गुलदस्ता ले लीजिए, स्माइल प्लीज, फोटो एक दे दीजिए, फेसबुक पे डाल दीजिए, ताकि लोगों को दिखाया जाए कि पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है। तो यहाँ तो पार्टी बचाओ अभियान चल रहा है, बिहार बचाओ अभियान थोड़ी चल रहा है। पार्टी बचाओ अभियान, कुर्सी बचाओ अभियान चल रहा है। ये लोग जिस दिन पार्टी बचाओ अभियान छोड़ के, कुर्सी बचाओ अभियान छोड़ के बिहार बचाओ अभियान शुरू कर देंगे तो शायद इनका भी विकास होगा, नेताओं का भी विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए और बिहार के विकास में जो है ये पार्टी बचाओ, पार्टी गुलदस्ता, ये सब छोड़ के जो है आगे आना चाहिए। राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने आपके ऊपर भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप आने वाले दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मेरे जैसा आदमी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए तो कोई गुनाह? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हालांकि मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं जो काम करता था, मैं बिहार के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और मेरा जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूं। और मैं बिहार के लिए हमेशा ये प्रयास करूंगा कि कुछ नहीं तो कुछ देते रहूं। बस मुझे ये बात का मतलब कि मुझे पूरा भरोसा है, मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि वन डे आवर फ्यूचर विल बी बेटर देन आवर ड्रीम।
तो उसके लिए हम लोगों को जो है कठिन परिश्रम करना होगा, और हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे तो एक दिन बिहार जो है वो सच में जो है बहुत खूबसूरत बनेगा। नहीं तो क्योंकि आपकी बिहार के जिस लोग, तरीके से मनीष आपकी सोच है, और आप क्योंकि ग्राउंड पे जाते हैं, आप ये सवाल भी पूछते हैं, सत्ताधारियों से सवाल पूछने के साथ आप वो मुद्दा भी उठाते हैं, और आपकी एक खासियत रही है कि लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि आपको पॉलिसी मेकिंग में भी आना चाहिए, राजनीति में भी आना चाहिए? देखिए मैं उस परिवार से नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा अथाह पैसा नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं हैं, तो मैं अभी इन सब चीजों के बारे में सोचा नहीं हूँ। मैं अभी जो कर रहा हूँ उसी के बारे में सोचा हूँ कि मैं कहीं से भी माइक के माध्यम से बिहार की समस्याओं को दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। अभी बिहार में यूनिवर्सिटी है, मैं जेल जाने से पहले कि यूनिवर्सिटी का सीनेट का बैठक हो रहा था जेपी यूनिवर्सिटी में, मैं घुस गया था डायरेक्ट। सीनेट का बैठक हो रहा है, डायरेक्ट घुस गया था। बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने मेरा विरोध किया कि नहीं, सीनेट की बैठक में नहीं जाना चाहिए। उसका फायदा यह हुआ कि नए राज्यपाल जी जो बिहार में आए, राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी जो आए, उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के वीसीओ पे कार्रवाई किया, और उसका फायदा यह हुआ कि जो पिछले 20-25 साल से यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा था, वो यूनिवर्सिटी का सेशन इस साल टाइमली हो गया। राज्यपाल जी ने एक्शन लिया, मैंने नहीं। मेरा काम था वीडियो बनाना, दिखाना, लोगों ने देखा और राज्यपाल जी को लगा कि नहीं, इस पे एक्शन होना चाहिए, और वो आते ही सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लग गए। और आज देखिए यूनिवर्सिटी का जो है दशा और दिशा बदल रहा है। तो हम लोग जो है जहां पे है वहां से आवाज उठाते रहेंगे। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि जो माननीय राज्यपाल हैं इस वक्त, वो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करते हैं बिहार सरकार के उनको कार्य पूरा छूट देना चाहिए। पहली बार तो कोई राज्यपाल आए हैं जो एकदम हिम्मत और हौसला के साथ काम कर रहे हैं, उनको तो पूरा छूट दे देना चाहिए। ये जो राज्यपाल जिसे तो मैं कभी मिला नहीं हूं, ये तो जब आए तब मैं जेल में था, जेल में चला गया था। इनको पूरा छूट देना चाहिए। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था मदुरई के जेल में, जब मैं बंद था, तो बिहार के यूनिवर्सिटियों के बारे में और इनका स्टेटमेंट और इनका सोच और कार्रवाई जब मैंने देखा, वहां पे पढ़ा हूं मैं। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीना मैं वहां पे था। ये 4 महीना में टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस में बहुत खबर छपा इनका। तो इनको पूरा छूट दिया जाना चाहिए, इनको जो करना है करें, इनके भरोसा है हमें। इनके काम करने के तरीके से आप खुश हैं, आप प्रसन्न हैं, या फिर बीजेपी से जुड़े हैं? ये लोग चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करें, भ्रष्टाचारियों का गला दबा दिए हैं। राज्यपाल महोदय जो नए वाले आए हैं, ये भ्रष्टाचारियों का पूरा गला टाइट कर दिया है कि तुमको खाने ही नहीं देंगे। तो इनको छूट देना चाहिए। इसके पहले जो लोग थे, राज्यपाल बीजेपी ने नियुक्त किया था ना, हम तो उनके खिलाफ वीडियो बनाए थे। जाके देखिए यूट्यूब पे है कि नहीं है। बीजेपी ने ही भेजा था उस राज्यपाल को जो इसके पहले थे, माननीय थे, सम्माननीय थे, लेकिन मैंने उनके खिलाफ वीडियो बनाया, पूछा है, और कम से कम एक नहीं सैकड़ों वीडियो बनाया। लेकिन ये राज्यपाल मुझे पसंद है क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। और यहां तक कि सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, मैं जब यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं से बात करता हूं ना, तो वो लोग भी बोलते हैं कि राज्यपाल महोदय बहुत एक्शन ले रहा है और इन्हें जो है छूट दिया जाना चाहिए। इनका कार्यकाल कम से कम 3 साल का होना चाहिए। देखिए ये 3 साल के अंदर अंदर बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों का दशा और दिशा बदल देंगे। लेकिन जो मैंने अभी हम लोग नॉर्मल बात में मैं बताया था ना कि 500 करोड़ रुपया, 400 करोड़, 300 करोड़ रुपया एक एक यूनिवर्सिटी से ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं। तो वो भ्रष्टाचारियों का जब गला दबाए हैं, तो उन लोगों के अंदर खलबली मची है कि अरे राज्यपाल तो हमारा पूरा पेट ही फाड़ के जो है पूरा पैसा निकाल के जो है और युवाओं का विकास में लगा दिए हैं। तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं बिहार के सभी छात्रों से विनती करना चाहता हूं कि कोई भी समस्या हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, आप लेटर लिखिए राज्यपाल को, एक्शन होगा और कड़क एक्शन होगा और यूनिवर्सिटियों का विकास होगा। राज्यपाल का जिक्र कर रहे हैं आप, लेकिन अब जब आप जेल में थे तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा एजेंडा मिल गया और बहुत समर्थन बीजेपी के नेताओं का आपको लेकर रहा। तो कोई ऑफर आया क्या बीजेपी की तरफ से आपको चुनाव में? ऑफर आएगा तो मैं आपको सबसे पहले फोन पे बता दूंगा। क्योंकि आप मनोज तिवारी से मिले, तब से ये चर्चा भी होने लगी कि कहीं मनोज तिवारी ने उसी बहाने तो नहीं बुलाया, कोई बातचीत ऑन द टेबल हुई है क्या? मैं जब जेल में था तो मनोज भैया के पास जो है मेरे बारे में बात गया, तो उन्हें लगा कि नहीं, इस लड़के के साथ गलत हो रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियो में जो है बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। लेकिन मैं जिस चीज में जेल गया था वहां पे मैं गलत नहीं था। मेरे ऊपर जो एनएस लगाया गया वहां पे गलत नहीं था मैं। मेरे स्टाफ को परेशान किया गया। मेरे स्टाफ बताते हैं कि उनके साथ
गंदा गंदा मतलब कि उनको गाली दिया गया, उनसे पूछा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनके परिवार वालों को फोन किया गया कि बोल दो, अपने बच्चों को रोक लो मनीष कश्यप के साथ नहीं काम करने के लिए। इन सारी चीजों को मैं झेल के बाहर आया हूं। ये सारी बातें जब उन तक पहुंची तो उन्होंने सोचा क्या कि नहीं, उस बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। जबकि उन्होंने अपने वीडियो में बोला है, साफ साफ बोला है कि मनीष जो है हम लोगों के सरकार से भी सवाल किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आप सवाल कीजिए, सवाल से मत डरिए। मोदी जी कभी आज तक के किसी रिपोर्टर पे केस किया है क्या? नहीं किया, कभी नहीं किया। किसी रिपोर्टर पे केस किया है क्या? नहीं किया। तो हमारा काम है कि कहीं गलत हो रहा है तो हम सरकार के कानों तक पहुंचा दें, सरकार उस पर एक्शन लेगा, वहां पे सुधार कराएगा। यहाँ पे तो बिहार में सरकार के कानों तक कोई बात पहुंचा दिया जाता है तो वो काम सुधरे या ना सुधरे, पहले पत्रकार को सुधार दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ऐसा नहीं है मैं एक पत्रकार हूं, ऋचा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे जेल जाने से पहले का जो 6 महीना का पीरियड है, उस दौरान 100 पत्रकार पे पूरे बिहार में FIR हुआ, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग ब्लॉक में, अलग अलग जगहों पे, और वो सारे के सारे जेल गए, जेल से निकले। अब ये स्थिति जो है बिहार में कब बदलेगी? जब आपके और हमारे जैसे लोग जो है ना सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करेंगे, और मनोज तिवारी जैसे लोग जो है ना, हाँ पत्रकार सही है, हम उसका साथ देंगे। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे माँ का आंखों का आंसू पोंछा, तो इसलिए मैं दिल्ली आया तो सबसे पहले उनसे मिलने गया। अच्छा मनीष, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि मनीष कश्यप, तो ये कश्यप को लेकर कोई चीजें ऐसी हो या फिर आपको लोग ट्रोल कर रहे हो? नहीं, जाति को लेके जो लोग ट्रोल करते हैं, समझिए कि उनके अंदर कॉमन सेंस की कमी है, उनके अंदर दिमाग की कमी है। जैसे मैंने एक वीडियो में बोल दिया है कि मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, तो वो लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम तो श्री कृष्ण के वंशज हो ही नहीं सकते हो, क्यों? तो श्री कृष्ण यदुवंशी है। अरे भगवान कोई जाति विशेष से थोड़ी है, भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, महादेव हैं, अरे उन्हीं के हम लोग वंशज हैं, उन्हीं के हम लोग संतान हैं। आस्तिक आदमी हूं मैं, मुझे भगवान पे भरोसा है, और उनके हम लोग संतान है। उस पे कुछ लोग जो है ट्रोल कर रहे, जो जाति को लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, वो लोग ट्रोल कर रहे। अब जरा बताइए, श्री कृष्ण का वंशज मैंने बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मैं राम का वंशज बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? महादेव का वंशज बोल दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? अगर महादेव का आशीर्वाद, श्री कृष्ण का आशीर्वाद, राम का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं धरती पर पैदा ही नहीं होता। तो ये कॉमन सेंस की बहुत कमी है। नैरो माइंडेड पीपल जो होते हैं ना, ये लोग जो है ये ब्रॉड सोच ही नहीं सकते हैं, तो ये लोग जो है बेवजह ट्रोल करते हैं। सुना है कि जेल के अंदर आप थे तो बहुत पढ़ाई लिखाई में आपने वहाँ पे ध्यान दिया है, आपने खुद कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ा, लिखने का भी आपको बहुत शौक है, तो कुछ चीज़ें आपने लिखी है कि आपने आपको वहाँ पर सबल रखने के लिए? देखिए, जेल में टाइम काटना जो है सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। आप 24 घंटे चार दीवारी के अंदर बंद रहते हैं। तो मैं 4-5 पेपर मंगाता था तमिलनाडु में, वहाँ पे हिंदी पेपर तो आता नहीं था और तमिल मुझे आता नहीं था, तो मैं इंग्लिश पेपर मंगाता था, पढ़ता था और लिखता था। मैं डायरी पे जो है मैं लिखता था। बहुत सारी चीज़ों को मैंने लिखा, बहुत सारे चीज़ों को मैंने समझा। तो वहाँ पे हरिशंकर परसाई की किताबें, अटल बिहारी वाजपेयी की किताबें मैंने पढ़ा। अपने राष्ट्र कवि रामधारी से दिनकर है, उनकी किताबों को मैंने पढ़ा। तो वहाँ पे लिखने पढ़ने का शौक़ था और बहुत सारी चीज़ों मतलब कि बहुत सारा ज्ञान जो है मुझे जेल के चार दीवारी के अंदर हुआ। तो लगता है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। बहुत जल्द जो है मेरा 3-4 कविता आने वाला है, बहुत जल्द, मतलब कि नए साल में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने वो सारी कविताएं जो है वो जेल के चार दीवारी के अंदर लिखा है। बहुत सारा गाना भी मैंने लिखा है जो यूट्यूब पे बजता है और मिलियन 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 गया है। भोजपुरी के एक सेलिब्रिटी भी मेरा गाना गाए हैं और बहुत सारा सिंगर जो है, नए सिंगर भी मेरा लिखा हुआ गाना गाए हैं। तो लिखने पढ़ने का मुझे शौक़ है और मैं बहुत जल्द जो है 4 लाइन का कविता या 4 लाइन का ये मैनेज कब कर लेते हैं मनीष? क्योंकि आपको जब भी देखा जाता है, ग्राउंड पे देखा जाता है, जैसे मैंने बताया जेल से निकलने के बाद आप दशरथ मांझी के गांव गए, फिर उसके बाद आप फिर नवादा गए। 24 घंटे में 16 घंटा मैं मेहनत करता हूँ, चूँकि अभी हम लोग यंग हैं, जवान हैं। अगर अभी हम लोग संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो बुढ़ापे में संघर्ष हम लोगों से थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं उसी में समय निकाल लेता हूँ, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, कभी कभी 1 घंटा डायरी लिखने में, कभी कभी मोबाइल पे ही कुछ चीज़ें लिखना शुरू कर देता हूँ तो लिख लेता हूँ। हाँ, लेकिन मैं न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखता हूँ
और किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की किताबें हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम की किताबें हो, स्वामी विवेकानंद की किताबें हो, तो किताबें पढ़ता हूँ। तो उससे बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को मिलता है। और न्यूज़ देखते हैं तो आपके जैसे एंकर जो है पूरे बिहार का नॉलेज जो है हम लोगों को देते रहते हैं, तो आप ही लोगों से हम लोगों को सीखने को मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष ने बड़ी बेबाकी के साथ हर सवालों का जवाब दिया। उम्मीद है कि आपको मनीष का ये अंदाज बहुत पसंद आएगा। और आज आपने ये बहुत बड़ी बात कही है कि आप लिखते भी हैं, ये मेरे लिए तो नया था ही। और बहुत सारे दर्शक हैं जो कि नहीं जानते होंगे कि मनीष अच्छा बोलते तो हैं ही, दिखाते तो हैं ही, लेकिन इससे कई ज़्यादा वो अच्छा लिखते भी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मनीष की वो लिखावट बहुत पसंद आएगी और जो भी हमने चर्चा की वो आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको क्या कुछ कहना है। बिहार बदल रहा है और कितना बदलने की ज़रूरत है। नमस्कार। जय हिंद।